नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक मजदूर पूरी जिंदगी भर मजदूरी करता है और एक मजदूर जो कभी मिस्त्री बन जाता है, फिर उसके बाद ठेकेदार बन जाता है, तो कभी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। करते दोनों मेहनत है, लेकिन दोनों के बीच वो कौन सा अंतर है जो हमें कामयाबी की ओर, हमें सफलता की ओर लेता चला जाता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो गुरुग्राम के टॉप 10 डेवलपर्स बिल्डर्स में से एक है। जी हाँ, समाज सेवा तो की ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसे गुर भी हम उनसे सीखेंगे जिसके ज़रिए आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी की ओर बढ़ना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश के नागपाल जी। सर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। जी सर, सबसे पहले तो आप आज जिस मुकाम पर हैं और हमारे इस कार्यक्रम का थीम भी है कहानी कामयाबी की, तो आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी को आज हम समझेंगे और उस कहानी के ज़रिए अपने दर्शकों को एक ऐसा तोहफा देंगे उन तमाम बिंदुओं का, उन तमाम गुणों का जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकें। सर, आपकी कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है? कोई भी कामयाब इंसान तभी होता है उसके पीछे मेहनत, ईमानदारी और लगन और जुनून, इन सब की आवश्यकता होती है। तभी आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन सर, अगर आपकी इस कामयाबी पर हम नज़र डालें और इस कामयाबी के पीछे की कहानी पर नज़र डालें, वो दौर कैसा था और किस तरीके से आपने उस दौर का सफ़र यहाँ तक किया? भारत का विभाजन हुआ था जी तो पाकिस्तान बना था। जी। तो उसमें मैंने तो नहीं सहा, लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उन लोगों ने उस दौर को देखा और उसको सहा भी। तो दादाजी उसकी स्टोरी बताते थे तो सुन के आंखों में पानी आता था। क्या हम भी उस कहानी को जान सकते हैं? कहानी बस यही था कि वहाँ से जब एकदम से उनको निकाला गया, मार के निकाला गया, हमारे लोग मारे भी गए, ट्रेन भर भर के आए, अपना सब कुछ वहाँ छोड़ आए। यहाँ आए हिंदुस्तान में तो कहीं भी जगह मिली, किसी को जगह मिली, किसी को नहीं मिली। शरणार्थी कैंप बनाए गए, उन कैंपों में रहे, कैंपों में खाना मिला कि नहीं मिला, किसी के बीवी बच्चे छूट गए, किसी का कुछ हुआ, परिवार के परिवार बिछड़ गए। तो एक दर्द भरी कहानी है ये। लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उससे हम लोगों को भी खड़ा किया, खुद भी उन्होंने अचीवमेंट्स की। अभी इस साल की अगर बात करें तो करोड़ों का टर्नओवर आपका है और जिस तरीके से आपने ये कहानी बयां की, शून्य से आपने शुरू किया होगा और शून्य से शुरू करने के बाद आप यहाँ करोड़ों तक पहुँचे हैं। कितनी मेहनत आपने की, कितना स्ट्रगल आपने किया? देखिए, जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसमें करोड़ों का टारगेट तो नहीं होता, जी लेकिन उसमें मेहनत एक और लगन, ये दो चीज़ें होती हैं। हर काम का एक लो लेवल भी होता है, हर काम की एक हाइट भी होती है। हाइट पे जाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार, और एक किसी जुनून के साथ कि मुझे ये काम करना है। टर्नओवर कितना होगा ये तो एक भविष्य के घर में छिपा रहता है, पर आपकी मेहनत और लगन उसमें अवश्य परिणाम लाती है। जी। वैसे कहा जाता है कि जो हमारा पास्ट होता है, यानी कि जो हमारा भूतकाल होता है, वो मेमोरीज यानी कि यादों पर बना होता है। जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारी इमेजिनेशन यानी कि वो हमारी कल्पना पर बना होता है। जो पल वास्तविक होता है वो पल होता है वर्तमान। और अगर आप वर्तमान में अच्छा करेंगे तो आपका जो भविष्य है वो जाहिर तौर पर अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कभी ये भविष्य की चिंता नहीं की कि करोड़ों का आपका टर्नओवर होगा, आपने सिर्फ मेहनत उस समय की। क्या आज आप जहाँ पहुँचे हैं उसके बाद उस समय को याद करते हैं जब आपने शुरू किया और आप यहाँ तक पहुँचे? उस समय को हम ज़रूर याद करते हैं कि जहाँ से हम शुरू हुए, जीरो से ही शुरू हुए। लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने कोई विशेष कार्य किया है। आपको लगता है कि शायद कुछ हमने विशेष किया है। अगर हम कोई भी इंसान मेहनत और ईमानदारी और जुनून से काम करेगा तो 100% वो अचीव करेगा ही करेगा।
जी, मेहनत को आप और जुनून को इसे एक नाम देते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग होते हैं, लोगों के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है? क्योंकि अगर लोग समझते तो शायद हमारी देश की बहुत सी आबादी आज अपनी ज़िंदगी में कामयाब होती। हर आदमी कामयाब होगा जो मेहनत करेगा। ऐसा कोई भी इंसान मुझे नहीं मिला जिसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और वो फेल हुआ हो। जी, चलिए अब आपके ज़रा बचपन में चलते हैं और जान लेते हैं आपकी बचपन की यादों को। मुझे लगता है कि आपका आपके दादाजी के साथ जिस तरीके से वो आपको विभाजन की उस समय की कहानी बताते थे, आपके पिताजी के साथ एक बहुत विशेष लगाव जुड़ा हुआ होगा। उनकी कोई याद आप दर्शकों को बताना चाहें? दादाजी हमारे यज्ञ प्रेमी आर्य समाज विचारधारा से थे। गांव बादशाहपुर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ के वो हमेशा प्रधान रहे। जब तक वो उनके शरीर स्वस्थ रहा तब तक वो प्रधान रहे और हमेशा यज्ञ के लिए समर्पित और गौ माता के लिए वो समर्पित रहते थे, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे हमेशा। जी। तो उनसे हमें सीख मिली। आज हम उन्हीं के आदर्शों पे आज भी चल रहे हैं। हम लोग घर में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, गौशालाओं में जाते हैं। तो शायद उसी का एक परिणाम हो, उनकी सेवा का परिणाम हो। जी। जैसा कि आपने बताया कि रोज़ यज्ञ किया जाता है। आज के समय में अ, आजकल के लोग मंदिर चले जाएं, भगवान का नाम ले लें, यही काफ़ी होता है। लेकिन आप तो रोज़ यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं जिस वजह से लोग इसे आजकल के जीवन में करने के लिए तो बहुत मुश्किल मानते हैं? यज्ञ इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ऐसा वेदों में लिखा है। हमारे श्री राम जी भी, मैंने देखा उनको रामायण सीरियल में, कि जब वो अपना घर छोड़ के वनवास की ओर जा रहे थे तो उनके साथ उनके अनुयायी उनके साथ साथ चले। तो उन्होंने बीच में एक टेम्परेरी हाउस बनाया और वहाँ पे मैंने देखा कि उस घर के अनुष्ठान के लिए भी उन्होंने यज्ञ किया। यह रामायण में हर पात्र जो भी थे, रावण भी था तो वो भी किसी मिशन पे जाता था तो पहले यज्ञ करता था। तो मैंने समझा कि यज्ञ एक सबसे विशिष्ट चीज़ है, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और साइंस में भी प्रूव हो गया है, रिसर्च में प्रूव हो गया है कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। तो एटलीस्ट हम, हमारे से जो काम हो सकता है वो तो हम कर ही दें। पेड़ों का तो सब कहते ही हैं कि पेड़ लगाओ और वातावरण शुद्ध होगा उससे। लेकिन ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि यज्ञ भी करोगे तो यज्ञ से भी वातावरण आपका शुद्ध होगा आपके। इवन देन आज इस कोरोना युग में तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे यज्ञ करते हैं तो उससे वायरस हमारे नष्ट होते हैं। शायद इससे मेरे हिसाब से की बात भी होती होगी। और आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अक्सर फैमिली को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना आजकल के इस समय में बहुत मुश्किल होता है। कहा भी ये जाता है और सुना भी ये जाता है कि खाने के टेबल पर ही पूरा परिवार पूरा दिन भर एक दूसरे को ना देखे तो वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो यज्ञ मेरे हिसाब से परिवार को भी जोड़ने का एक अवसर है, एक मौका है और एक धार्मिक कार्य है। बहुत बड़ा अवसर है। आप यज्ञ करोगे तो आपकी वैसी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक जो मैंने एक सफल व्यक्ति के लिए जो बताया कि मेहनत और जुनून होना चाहिए, उसके साथ एक लाइफस्टाइल और आपका एक डिसिप्लिन लाइफ जीना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जिससे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपने डिसिप्लिन जीवन की बात की, यानी कि एक अनुशासन भरी जिंदगी। अनुशासन भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं, अपने अध्यापक गणों से ये सुनते आए हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो सुबह जल्दी उठना ये हमें किस तरीके से फ़ायदा दिला सकता है? सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है कि आपका शरीर स्वस्थ होना। जी। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पूरा दिन अच्छे से मेहनत करोगे। वेदों में भी लिखा है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी निरोगी काया है तो आप जीवन में वैसे ही सबसे आगे, और जल्दी उठते हो तो 80% आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आप हर काम को टाइम से पहले करोगे। और सुबह उठना तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो आपका शरीर वैसे ही सबसे स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप 5 बजे उठ रहे हो और मेरा एक साथी 8 बजे उठता है या 9 बजे उठता है तो उसकी दिनचर्या 10 बजे 11 बजे शुरू होगी।
मैं 5 बजे उठा तो मेरी दिनचर्या 6 बजे शुरू हो जाती है। तो मैं दूसरे लोगों से, अपने साथियों से, समाज से मैं 5 घंटे वैसे ही आगे चल पड़ा। मैं खुद एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुकात रखती हूँ जहाँ पर कभी कभी अगर मैं अपने वर्क टाइमिंग की बात करूँ तो वो 2:30 बजे शुरू होती है और रात की 11 बजे के करीब ख़त्म होती है। ऐसे में आजकल के बहुत सारे युवा हैं जिनका शायद यही रूटीन चल रहा हो और वो सुबह अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो इसके लिए उनके पास और क्या विकल्प रहता है? इसके लिए उनकी सोच नहीं है। आप जी। चाहो तो उठ सकते हो, आप 11 बजे सो के भी 4 बजे उठ सकते हो। हमारी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं। अगर अगर आप योगिक क्रियाएं करते हैं तो आप 3 घंटे सो के भी आप 8 घंटे के बराबर नींद ले सकते हैं। जी। अभी आपको लगता है कि हमारे समाज में इन तमाम चीज़ों को लेकर जागरूकता नहीं है? क्योंकि मैं ये बहुत हद तक खुद देख चुकी हूँ कि आज के समय में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य रह चुका है और वो है पैसा कमाना। और पैसा वो कमा भी लें तो भी वो सुखी नहीं है। पैसा कमा भी लें तो भी वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है। पैसा कमाना ठीक है, आप किसी लेवल तक पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, क्या हम अपने पुराने दिनचर्या पे चल रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को हमने ठीक रखा हुआ है। पैसा आते ही सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता है। जी। जैसे ही लाइफस्टाइल ख़राब होता है, आपकी शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं, आपको व्याधियां घेर लेती हैं। और जैसी व्याधियां घेरती हैं तो आपका एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, आप काम भी नहीं कर पाते हैं। एक बात यहाँ पर ज़रूर मैं करना चाहूँगी। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी मुझे ये मालूम हुआ कि आपने अपनी जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल से की है। आज के समय में जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति शायद इतनी बेहतर ना हो जितनी कि उस समय हुआ करती थी। तो क्या आप फ़र्क नज़र कर पा रहे हैं इस समय जो उस समय की स्थिति थी और इस समय जो स्थिति है शिक्षा में? सरकारी स्कूल तब भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। उस समय भी प्राइवेट स्कूल होते थे, आज भी प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। किस स्कूल से एजुकेशन ले रहे हो उतना नहीं, लेकिन एक आपकी सोच पे ही सब कुछ निर्भर करता है। जी। सोच पर हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अभिभावक हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बच्चे हैं और उनकी बात करना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बच्चों की अगर एजुकेशन पर ही फोकस किया जाए, उनके मार्क्स पर ही फोकस किया जाए तो ही वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कामयाब होने के लिए जो आपके नंबर हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपका सिलेबस है वो कितना साथ देता है? शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जी। क्योंकि हमारा बेसिक वही है। उसी को लेके आज एक पैमाना बन गया है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसी के पैरामीटर मानते हुए हर जगह आपका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन फिर भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन का नहीं, कंपटीशन का है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो वहाँ आपका बौद्धिक स्तर क्या है उसको देखा जाता है। आदमी की सिक्स सेंस, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे समझते हो, लाइफ में कहीं भी आगे जाओगे तो आपका व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ ये नहीं कि मार्क्स कितने हैं, कम मार्क्स वाला लाइफ में सक्सेस हो जाता है, ज़्यादा मार्क्स वाला फेल हो जाता है, क्योंकि उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। सिर्फ मार्क्स के बल पे ही सब कुछ नहीं होता है। व्यवहारिक ज्ञान की हम बात करें और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो व्यवहारिक ज्ञान में क्या कुछ चीज़ें आती हैं और कैसे हमें अपना व्यवहारिक ज्ञान है उस पर ध्यान देना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान में बोलचाल की भाषा, आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, उसमें एक सेवा का पार्ट भी आता है कि आपकी सेवा भावना कैसी है, हॉस्पिटैलिटी जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कि वो आपके पास है कि नहीं है। वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जी। आजकल के समय में आजकल के बच्चों की बात करें तो ये देखने के लिए कम मिलता है या फिर अभी भी उतना ही है जितना एक ज़माने में बुज़ुर्गों को उम्मीदें रहा करती थी? थोड़ा सा चेंज हुआ है, जी। लेकिन फिर भी परिवार टू परिवार मैटर करता है कि किस परिवार में कैसा माहौल है, उस पे बच्चे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। जी। क्या आपने अब आपके पेशे की बात कर लेते हैं क्योंकि आप एक बिल्डर हैं और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर वास्तु के अनुसार घर बनाए जाएंगे, क्योंकि
घर किसी के लिए एक सपना है और कुछ लोग इसे एक बिजनेस के तौर पर देखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर बनाना, ये सोच आपके पास कहाँ से आई? क्योंकि मैंने इसे समझा है, जी। मैंने अपनी लाइफ में इसको उतारा है। जी। वास्तु को मैंने अपने बहुत नज़दीक से देखा है। वास्तु कोई टाना टोना टोटका नहीं है कि चलो आपने वास्तु किया और आप एक सक्सेस हो गए। ये एक साइंस है। 99% लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, आज भी नहीं समझते, लेकिन मैंने इसको समझा है, देखा है, और मुझे इससे बहुत लाभ भी हुआ। अगर आप मेरे में कुछ चेंज देख रहे हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उसमें वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैंने वास्तु को 96 से ही अडॉप्ट किया और उसको छोड़ा नहीं। क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन मैंने वास्तु को एक अपनी लाइफ में एक डाइट की तरह यूज़ किया है। जैसे आप कोई भी खाना खाते हो तो मैं उसको वास्तु को, कोई भी काम करता हूँ, कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, कोई घर बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो मैं उसको वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। उसको मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया एज, इसीलिए मुझे पता है कि जो भी इस वास्तु परफेक्ट घर में रहेगा उसको फ़ायदा होना ही होना है, ये तय है। तो इसलिए हमने जो प्रोजेक्ट किया है तो उसमें 100% फ्लैट, 100% वास्तु के साथ बनाया, जो हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है। आपको लगता है कि आपके घर से भी कोई आपकी इंस्पिरेशन होगा, जिन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि हम अपने घर पर ही, परिवार पर ही किसी सदस्य के ऊपर जाते हैं, उनकी जैसी आदतें होती हैं या उनके जैसे काम करने का तरीका होता है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं झलकता है। तो आप ऐसे किसी को अभी याद करते हो? हमारे दादाजी रहे, हमारे पिताजी रहे, उन्होंने पूरा जीवन अपना सादगी से गुजारा। कितने ही पैसे आ गए लेकिन उन्होंने अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल कभी नहीं छोड़ा, वही का वही रखा। जैसे पैसे कुछ आने से पहले और कुछ बाद में, उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल सादगी से जिया। मेरे पिताजी लास्ट तक बिल्कुल सादा जीवन गुजारते रहे। जी। सादगी से मैं एक यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी। आपको लगता है कि हमारे समाज से अब सादगी गायब होती जा रही है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि पहले, मैं दिवाली का यहाँ जिक्र करूँगी, दिवाली का एक समय हुआ करता था जब थाली के अंदर खील और बताशे एक दूसरे को हम दिया करते थे, मोहब्बत का प्रतीक उस समय ये त्यौहार रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिखावा ज़्यादा समाज पर हावी हो रहा है और दिवाली पर ही आप देख लीजिए, महंगे तोहफे दिए जाते हैं और एक असल मतलब चीज़ों का गुम होता नजर आ रहा है। ऐसा आपका मानना है, मुझे नहीं लगता। जी। आपकी जैसी व्यवस्था है, जैसे किसी के पास पैसा होता है, उसी के हिसाब से वो खर्च करने की कोशिश करता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि त्योहारों पे हमें खर्च करना भी चाहिए। जी। उसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। जी। आप खर्च कर रहे हो, मैं खर्च कर रहा हूँ, हम एक दूसरे को गिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारे बहुत सारे रोज़गार जुड़े हुए हैं। जी। अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्च कर रहे हो, किसी ना किसी को दे रहे हो। जी। वो मुझे नहीं दे रहे, लेकिन वो जो गिफ्ट जिसने बनाया, जिसने उस पर काम किया, दुकानदार है, होलसेलर है, तो उन सबको कहीं ना कहीं उसका एक रोज़गार का पार्ट है और पैसा मिलता है। जी। और हमें ज़रूर त्योहारों पे खर्च करना चाहिए, अच्छी बात है ये। जी। और यही वजह है कि त्योहार कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अगर मैं गलत ना कह रही ये एक हूँ। मदद का परिचारक है। जी। किसी को भी हम गिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपने 10 गिफ्ट लिए, 10 मैंने लिए, 10 किसी और ने लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब आदमी हैं उनको हम हेल्प कर रहे हैं। जी। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी है, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जी। आपको उनका साथ कितना मिलता है? क्योंकि एक पेशेवर बिजनेसमैन होने के नाते अक्सर कई बार ऐसा होता होगा कि आप उन्हें समय नहीं दे पाते हो, तो किस तरीके से सामंजस्य आप बिठाते हैं? ये तो हम जान चुके हैं कि यज्ञ में पूरा परिवार साथ रहता है। यज्ञ में भी रहता है, और शाम को मेरा कोशिश होती है कि 8 बजे तक हम घर पहुंच जाए। जी। कभी कहीं मीटिंग्स में हो गए लेट तो अलग बात है, ये तो नॉर्मली हम 8 बजे घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम घर ही होते हैं, परिवार के साथ ही होते हैं। ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि परिवार के साथ हम नहीं हैं। जी। सबसे ज़्यादा सुकून भरा पल होता है परिवार, और परिवार के साथ बिताया हुआ वो हर समय जो आपको एक अच्छी याद के तौर पर याद रहे। तो आपकी कोई एक ऐसी याद जो आप अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं और दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं?
परिवार के साथ तो रोज़ की ही यादें हैं हमारी एक्चुअल में। तो और कभी ऐसा कोई, जैसे अब लोग फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ये हमारी संस्कृति में नहीं था। हमारा तो रोज़ का ही फादर्स डे है, रोज़ का मदर्स डे है, रोज़ का। तो परिवार की सपोर्ट के बिना कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी आदमी सफल हो ही नहीं सकता। जी तो हमें तो परिवार की पूरी सपोर्ट है, बच्चों से, पत्नी से। अगर पत्नी का सहयोग ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी। हाँ, मैं एक बार फिर से कहूँगी, हर कामयाब इंसान के पीछे शायद किसी औरत का हाथ होता है। तो ऐसे में मान सकती हूँ कि आपकी वाइफ का आपके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बड़ा। जी। तो अगर आपकी पत्नी को लेकर हम बात करें या आपको लेकर बात करें, आपके बच्चों को लेकर बात करें, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे आप रोज़ यज्ञ करते हैं या आपका वास्तु की ओर ज़्यादा ध्यान है, परंपरा और जो तमाम चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो आपके बच्चे उस चीज़ को मानने से इनकार कर दें या फिर जैसी आज के समाज में एक सोच है उस सोच के साथ वो चलना शुरू कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसा आप कर रहे हो वैसे बच्चे ना करें। जी तो बच्चे वैसे ही करते हैं जैसे बड़े करते हैं। जी तो ऐसा हमारे परिवार में भी है। जी। जैसे कल्चर और जैसे परंपराएं आप लोगों ने अपनाई हैं, ऐसे आगे आपके बच्चे भी निभा रहे हैं। ये बात यहाँ से भी साफ होती है कि आपके दादाजी यज्ञ किया करते थे, यज्ञ प्रेमी हुआ करते थे, और उसके बाद आपके पिताजी और फिर आप, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे आपके बच्चे भी इसी तरीके से यज्ञ प्रेमी रहे। क्या आपको लगता है कि उस समय में और इस समय में कुछ बदलाव आए हैं लोगों की सोच में? ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव कुछ नहीं है। ये ठीक है, कुछ आज सोशल मीडिया मीडिया ये सब चीज़ें अलग चमक दमक दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली परिवार वैसे ही हैं, उसी स्थिति से चलेंगे। अगर आप एक नेचर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। जी आपको नेचर के साथ ही रहना होगा। जी। तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने फिलहाल हमारे दर्शकों को दिया और तमाम वो बातें भी कही जो कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे की कहानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे कहानी कामयाबी की। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।